एक दिन सबको आनी है, पर क्या मरने वाले हमेशा के लिए चले जाते हैं? मेडिसिन के फील्ड में हुई तरक्की और कंप्यूटर साइंस में उठे क्रांतिकारी कदमों से हो सकता है जल्द ही मरने वाले फिर से जिंदा हो जाएं या किसी और अजीब रूप में सरवाइव करें। क्या हम मृतकों को फिर से जीवन दे सकते हैं? स्पेस, समय और जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। मौत हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है, जहां से कभी भी कोई भी वापस नहीं आता। पर अगर मौत हमारा अंत न होती तो हम सबका एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है जिसे विज्ञान आज पढ़ सकता है। जल्द ही मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को फिर से बनाना संभव हो जाएगा। पर पूरी जिंदगी का जो ज्ञान और अनुभव यहां मौजूद है, उसका क्या? क्या कभी हम मरने वालों के शरीर और आत्मा को फिर से जिंदा कर पाएंगे? हम सबको एक न एक दिन मौत का सामना करना है। हमें किसी को भी, जिसे हम कितना भी प्यार करते हो और कितना भी अपने पास रखना चाहें, एक दिन विदा करना ही पड़ता है। मेरे पास एक डॉग था जिसके साथ एक्सप्लोर करना मुझे बेहद पसंद था, पर कीड़ों ने उसके दिल को खा लिया था। हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए बहुत दुख होता है, मगर यह अनअवॉइडेबल है। या नहीं है? ये मरीज मर चुका है। इसका ना दिल धड़क रहा है, ना सांस चल रही है, ना ही इसका खून दिल से होकर गुजर रहा है। पर आज ये फिर से जिंदा किया जाएगा इस व्यक्ति द्वारा। ये हैं येल न्यू हेवन हॉस्पिटल के हार्ट सर्जन जॉन एलएफ ट्रियाडिस। जॉन नियमित रूप से अपने मरीजों को मारते हैं और फिर वापस जिंदा करते हैं। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और फिर रेसिडेंसी पूरी करने के बाद मैं सिर्फ हार्ट सर्जरी करना चाहता था। उन दिनों हार्ट सर्जन बनना एक फाइटर पायलट जैसा था, क्योंकि हमें भी हर दिन नई से नई सीमाएं तलाशनी पड़ती थी, जोखिम उठाने पड़ते थे। जॉन आज भी सर्जरी की उसी सीमा तक जाकर काम करते हैं। आज वो एक बुरी तरह से डैमेज्ड दिल को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक वो काम करना बंद नहीं करता। उन्हें इस दिल की धड़कन रोकनी होगी, पर ऐसा करने से मरीज के दिमाग को खून मिलना बंद हो जाएगा, जिससे उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जॉन को ऑपरेट करने के लिए 45 मिनट चाहिए। साधारण तापमान पर दिमाग सिर्फ 5 मिनट बाद ही मरने लगता है। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा हल निकाला है कि मरीज को बर्फ में जमाकर सस्पेंडेड एनिमेशन की हालत में ले आएं। दिमाग खून के मिलने में एक पल से ज्यादा की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो रुकावट कुछ मिनटों से ज्यादा हो जाए तो दिमाग के सेल्स मरने लगते हैं। ऐसे में सिर्फ कम तापमान का प्रोटेक्शन ही हमें दिमाग को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिसे ऐसे वक्त पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। मरीज के पूरे गर्म खून को उसके शरीर से निकालकर एक बाईपास मशीन से गुजारा जाता है, फिर वापस उसकी वेन्स और आर्टरीज पंप कर देते हैं। इससे उसका तापमान धीरे धीरे 18 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। हालांकि उसके सेल्स और न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को मापा नहीं जा सकता।
अगर कोई जनरल प्रैक्टिशनर या कार्डियोलॉजिस्ट या वैसा ही कोई दूसरा एक्सपर्ट यहाँ आकर इस मरीज को एग्जामिन करे तो इसके सभी फिजिकल साइंस को देखकर यही कहेगा कि ये मरीज मर चुका है। ऐसे मौकों पर हार्ट और लंग मशीन और रेस्पिरेटर, वो डिवाइसेस जो मरीज को जिंदा रखती हैं, बंद कर दी जाती हैं। उसकी न सांस चलती है, न ही खून पंप होता है। वो एक ऐसी हालत में होता है जो मौत से बिल्कुल मेल खाती हो। जॉन के पास सुरक्षित सर्जरी के लिए सिर्फ 45 मिनट है। 1 घंटे बाद ब्रेन डैमेज शुरू हो जाएगा। यही वो वक्त है जब उनका दशकों का अनुभव काम आएगा। ये अभी भी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, इसलिए हमारे पास सेफ्टी में जाने के लिए 15 मिनट हैं। आखिरकार जॉन और उनकी टीम 7 मिनट रहते ही सर्जरी पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं। एक तरह से ये मरीज 38 मिनट तक बेजान रहा है। वो लाइफ सपोर्ट द्वारा धीरे धीरे उसे वापस जिंदा लोगों की दुनिया में लाते हैं और उसके दिमाग को नुकसान भी नहीं पहुंचता। मैं खुद हैरान हूं कि ऐसा भी किया जा सकता है। मौत की डेफिनेशन वाकई बदल चुकी है। असली मौत सिर्फ तब होती है जब वो परमानेंट हो, लेकिन इस बहुत ही स्पेशल हाई टेक्नोलॉजी के माहौल में सस्पेंडेड एनिमेशन या डीप हाइपोथर्मिक अरेस्ट की हालत में लाए गए लोगों पर मौत की ये कसौटी लागू नहीं होती। पर क्या हम उन लोगों को फिर से जिंदा कर सकते हैं जिनकी मौत कम नियंत्रित हालात में हुई हो? लैंस बेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सेंटर फॉर रिससिटेशन साइंस के डायरेक्टर हैं। वो मानते हैं कि किसी को फिर से जिंदा करने की चाबी खुद उसी के भीतर छिपी है। एक बात हम हजारों सालों से जानते हैं कि अगर मीट को फ्रीजर में रखा जाए तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है। डिके प्रोसेस, जो असल में डेथ प्रोसेस ही है, कम तापमान वाले माहौल में बहुत ही धीमी पड़ जाती है, क्योंकि तापमान के गिरने पर सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। वो ज्यादा तापमान जितना मेटाबोलाइज नहीं करते और धीरे धीरे ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जैसे हाइबरनेट कर रहे हों। हमारा शरीर कई लाख करोड़ जिंदा सेल्स से बना है। रेगुलेटरी जीन्स इन सेल्स को बताते हैं कि इन्हें कैसे बिहेव करना है। ये समझिए कि वो इन सेल्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर सेल की जिंदगी के अंत में जीन्स ऐसे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स बनाते हैं जो इन सेल्स को तोड़ देते हैं, जिससे हर रोज हमारे करीब 50,000 करोड़ सेल्स मरते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ बहुत ही गलत होता है, जैसे कि हमें हार्ट अटैक आ जाए, तो ऐसे में घायल हुए सेल्स अपने सेहतमंद पड़ोसियों के लिए खतरे की घंटी बजा देते हैं कि उन सब के मरने का वक्त आ गया है। इससे सेलुलर सुसाइड की एक लहर सी उठती है जो तेजी से हमारे शरीर में फैल जाती है। हमारी मौत कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है जो इस बात को नियंत्रित करती है कि हमारी मौत कैसे हो, और उस प्रोग्रामिंग में ही उसे बदलने का राज भी छिपा है, जिसकी मदद से हम किसी व्यक्ति को वापस जिंदा कर सकते हैं। ये जानने के लिए कि डेथ प्रोग्राम किस चीज से शुरू होता है, लैंस ने कुछ सेहतमंद सेल्स को लेकर उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। उन्हें उम्मीद थी कि इससे ज्यादातर सेल्स मर जाएंगे और जब बचे हुए सेल्स को फिर से ऑक्सीजन मिलेगी तो वो फलने फूलने लगेंगे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट था जो हमने सोचा था। जिन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी वो वैसे ही पड़े थे। वो कुछ कर नहीं रहे थे लेकिन मरे भी नहीं थे। पर जब हमने उन्हें दोबारा ऑक्सीजन देनी शुरू की तो उनका मरना शुरू हो गया। ये एक बहुत ही अजीब बात थी कि ऑक्सीजन यानी वो मॉलिक्यूल जो हम सबको जिंदगी देता है, वही उन सेल्स के मरने की वजह बन रहा था। न जाने क्यों, पर सेल्स को दोबारा ऑक्सीजन देने से उन्हें मौत का सिग्नल मिलने लगता है, जिससे वो एक साथ आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं। और शायद फ्रीजिंग इस प्रोसेस में एक बाधा है।
लैंस की कोशिश जारी रही, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने मौत के उस सिग्नल का सोर्स ढूंढ लिया तो हो सकता है फ्रीजिंग के बिना ही उसे ट्रांसमिट होने से रोक दें। जैसे ही हमने खुद से पूछना शुरू किया कि इस अजीब से बिहेवियर की वजह क्या हो सकती है, हमें सेल्यूलर पाथवेज दिखाई देने लगे। ये सभी रास्ते हमें हमारे ही भीतर के एक ऑर्गन तक ले गए जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के हर सेल के काफी भीतर रहते हैं। वो हमारे द्वारा खाए गए खाने और हमारी ऑक्सीजन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कई तरह से ये कुछ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा है। जिस तरह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ रॉड्स होती हैं जिनको साथ लाकर गर्मी पैदा की जाती है, लेकिन उस प्रोसेस को नियंत्रण में न रख पाने पर चेरनोबिल जैसे हादसे होते हैं। उसी तरह अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया नियंत्रण से बाहर होकर न्यूक्लियर हो जाए तो एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करता है जो डेथ सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, और वो डेथ सिग्नल पूरे शरीर में फैलकर व्यक्ति को मार भी सकता है। लैंस और उनकी टीम का ख्याल है कि हम इस चेन रिएक्शन को रोक भी सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया को सल्फाइड, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहर देने होंगे। इन टॉक्सिन्स की फाइनली कैलिब्रेटेड डोज हो सकता है डेथ सिग्नल को खामोश कर दे। इससे फ्रीजिंग के मुकाबले वक्त भी कम लगेगा और सेलुलर मेल्टडाउन भी रिवर्स हो जाएगा। दरअसल हम चाहेंगे तो ये कि जब हम किसी मरीज को वापस ऑक्सीजन देना शुरू करें तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलग कर लें, क्योंकि हमारे ख्याल में हम माइटोकॉन्ड्रिया को फिर से स्टार्ट करके इस लायक बना सकते हैं कि वो मौत देने की जगह दोबारा एनर्जी पैदा करने लगे। ये इलाज अभी भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है, पर अगर डॉक्टर्स डेथ सिग्नल को खामोश कर लेते हैं तो जल्द ही मरने वालों और हाल ही में मर चुके लोगों को फिर से जिंदा करना आम हो जाएगा। मेडिकल साइंस ने पहले ही साबित कर दिया है कि मरे हुए लोग बहुत ही नियंत्रित हालात में फिर से जिंदा हो सकते हैं, पर क्या हम इससे भी आगे जा सकते हैं? क्या हो अगर हम मृतकों को फिर से पैदा कर सकें? जरा कल्पना कीजिए कि अगर हम आज भी आइंस्टाइन या मोजार्ट को दुनिया में वापस ला सकते तो कितना अच्छा होता। या अगर हम उन लोगों को वापस ला सकते जिन्हें हम बेहद चाहते थे, जो हमारे बेहद करीब थे। हो सकता है यह संभव हो। क्लोनिंग ने रिजरेक्शन के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, पर क्या हमें उस पर चलना चाहिए? बॉब लेंजा बोस्टन के एक वर्किंग क्लास परिवार से हैं। आज वो मैसाचुसेट्स के एक आइलैंड के मालिक हैं और एक विशाल कंपाउंड में रहते हैं जिसका एक हिस्सा उनका घर है और दूसरा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के उनके करियर की देन है। ये एक ब्रोंटोसॉरस की फीमर बोन है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं इसे क्लोन करने वाला हूं, और मैं कहता हूं कि क्लोनिंग के लिए पत्थर नहीं, एक जिंदा सेल चाहिए। पिछले दशक के दौरान बॉब ने बड़ी कामयाबी के साथ चूहों, गायों, बिल्लियों, कुत्तों, शूकरों, भेड़ों और घोड़ों को क्लोन किया है। 2001 में वो साउथ ईस्ट एशिया के गावर नाम के एक एक्सटिंक्ट बैल को रिजरेक्ट करने में कामयाब रहे थे, जिसमें सरोगेट मदर के तौर पर एक अमेरिकन गाय का इस्तेमाल किया गया था। सबने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि एक स्पीसीज की क्लोनिंग के लिए दूसरी स्पीसीज का अंडा काम नहीं आ सकता, पर मेरा ख्याल था कि इस तरह की क्लोनिंग पॉसिबल है। मैंने एक गाय की खाल से कुछ सेल्स को लेकर उनके डीएनए को एक साधारण गाय के अंडे में डाल दिया, जिससे गाय के कुछ एम्ब्रियोज तैयार हो गए। फिर मैंने उन्हें आयोवा भेज दिया, जहां उन्हें एक साधारण गाय में इम्प्लांट कर दिया गया। 10 महीने बाद उस गाय से गाय का एक प्यारा सा बछड़ा पैदा हुआ जो दिखने में रेंडियर के बच्चे जैसा लगता था। पर जो चीज बॉब को प्यारी लगती है, दूसरे उसी से डरते हैं। क्लोनिंग के विरोधी कहते हैं कि वो ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉब ऐसा नहीं समझते। क्लोनिंग कोई इतनी अजीब चीज नहीं है। लोग हजारों सालों से पौधों को क्लोन करते आ रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक पौधे की क्लिपिंग लेकर उसके जेनेटिक मटेरियल में थोड़े से न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे, फिर उसे जमीन में लगाना होगा ताकि एक बिल्कुल नया पौधा क्लोन हो सके। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें एक औरत
अपने मरे हुए पति को जन्म देकर दुनिया में वापस ला सके, या एक आदमी अपनी माँ को जिंदा करके अपनी बेटी की तरह पालता हो। अगर हमारे पास किसी मरे हुए इंसान का एक जिंदा सेल हो तो हम कम से कम थियरी में उसे क्लोन कर सकते हैं। हमने 2 साल पहले एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें हमने दिखाया था कि अब हम वाकई इंसानी एम्ब्रियोज पैदा कर सकते हैं जो जेनेटिकली आम एम्ब्रियोज जैसे ही होंगे। पर इंसान को क्लोन करने के लिए हमें वैसे ही किसी एम्ब्रियो को एक सरोगेट मदर के यूटेरस में इम्प्लांट करना होगा, लेकिन ऐसा करना अनएथिकल माना जाता है। इसलिए ये साफ नहीं हो पा रहा कि उनसे इंसानों को क्लोन कर सकते हैं या नहीं। समाज ने बड़ी सख्ती से रिप्रोडक्शन ह्यूमन क्लोनिंग को नकार दिया है। ऐसे माहौल में जेनेटिसिस्ट्स को अपनी रिसर्च करने के लिए फंड जुटाने में भी जबरदस्त मुश्किल हो रही है। साथ ही इसके लिए मटेरियल की भी कमी है। ह्यूमन क्लोनिंग में अंडों की सप्लाई एक बड़ी परेशानी है। हम चूहे या गाय के हजारों नहीं तो सैकड़ों अंडे आसानी से पा सकते हैं। कसाई खाने में $1 के हिसाब से गाय के हजारों अंडे मिल जाएंगे, पर इंसान के 5 अंडों के लिए 1 साल भी कम पड़ता है। अगर अंडे मिल भी जाएं तो भी ह्यूमन क्लोनिंग को परफेक्ट करने के लिए सैकड़ों प्रेगनेंसीज की जरूरत होगी। एक ऐसी प्रोसेस जिससे पैदा होने वाले कई बच्चों में बहुत ही भयंकर जेनेटिक डैमेज भी हो सकती है। यूं समझ लीजिए कि आपके बच्चे को क्लोन करना उसे एक ऐसे रॉकेट में भेजने जैसा होगा जो कभी भी फट सकता है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसानों को क्लोन करना गैर कानूनी नहीं है। एक दिन एक रोग साइंटिस्ट इसमें कामयाब भी हो जाएगा। पर एक इंसान को क्लोन करना ऐसा नहीं है जैसे आप उसकी नकल बना रहे हो। कई लोग जो पालतू जानवर रखते हैं अक्सर उन्हें क्लोन करना चाहते हैं, पर ये भी चाहते हैं कि उनकी पीठ फ्लफी हो। और मैं उन्हें समझाता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। असल में हमने सिर्फ एक ही गाय के एक ही सेल से उनके पूरे झुंड क्लोन किए हैं और उन्होंने इंसानों की ही तरह एक पूरी हायरार्की विकसित कर ली है, जिनमें कुछ काफी डरपोक हैं और कुछ बहुत ही आक्रामक। क्लोन किए हुए जानवर अपने बिहेवियर पैटर्न्स बना लेते हैं और उन पर माहौल का काफी गहरा असर होता है। मान लीजिए हमें फैसला करते हैं कि आइंस्टाइन के बालों से उनका डीएनए लेकर कुछ नए आइंस्टाइन बनाएं। लेकिन वो क्लोन्स वो व्यक्ति नहीं होंगे जिसने E=mc² लिखा था। उनमें से हर क्लोन की अपनी अलग पर्सनालिटी होगी जिसे उसका माहौल तय करेगा। क्लोन्स उन एक जैसे जुड़वा बच्चों की तरह हैं जो कई सालों के अंतर से पैदा हुए हों। वो एक जैसे तो हो सकते हैं पर एक ही नहीं होंगे। मौत के बाद जिंदा करने का मतलब मरने वालों के लिए नया शरीर तैयार करना नहीं, बल्कि उसे रिजरेक्ट करना है। अभी समाज इंसान को क्लोन करने की इजाजत नहीं देता, पर यह बदल भी सकता है। इस दौरान बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया है कि लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में रिजरेक्ट करें। ये वो अप्रोच है जो मेडिकल साइंस को बदलकर जिंदगी और मौत के बीच के फर्क को धुंधला सकता है। ये क्रांति यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की इस लेबोरेटरी में शुरू होती है। यही वो जगह है जहां पर डॉक्टर डोरिस टेलर मुर्दों में वापस जान फूंकती हैं। मैं सिर्फ दुनिया को बदलना चाहती हूँ, खास तौर पर बीमारों के लिए। मेरा एक भाई है जो क्रॉनिकली बीमार है और मेरी जिंदगी का हर काम शायद इसी से इन्फ्लुएंस्ड है। दुनिया को बदलने के लिए डोरिस पुराने अंगों के खोल से शरीर के नए अंग बनाती हैं। वो मुर्दों के अंग निकालकर उन्हें एक ऐसे तरीके से रीएनिमेट करती हैं जो एक बहुत ही अनलाइकली सोर्स आर्किटेक्चर से लिया गया है। इमारतों में लगने वाली ईंटें अंगों के सेल्स की तरह होती हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप की, और उनसे बनने वाले कमरे दिल के चेम्बर्स की तरह होते हैं जो अलग अलग दरवाजों से जुड़े रहते हैं, जैसे कि दिल के वाल्व्स और गलियारे जैसी हमारी आर्टरीज और वेन्स। मतलब ये कि आप एक ऑर्गन को एक इमारत की तरह भी मान सकते हैं। डोरिस मानते हैं कि जिस तरह इमारतों को एक एक ईंट करके फिर से बनाया जा सकता है, उसी तरह शरीरों को भी एक एक सेल करके फिर से बना सकते हैं।
इमारतों को बनाने के लिए इस तरह की स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है ताकि उन जगहों तक पहुंचा जा सके जहां जाना वैसे संभव नहीं होता। साथ ही ये इमारत का बुनियादी ढांचा बनाने के काम भी आती है। हम एक ऑर्गन बनाने के लिए लेबोरेटरी में यही तो करते हैं। हम भी एक ढांचा बनाते हैं जिस पर सेल्स को लगा सकें। डोरिस सभी मेजर ऑर्गन्स को रीएनिमेट करती हैं, जिनमें लिवर, फेफड़े और दिल भी शामिल हैं। ये एक बकरी का दिल है। बुनियादी तौर पर ये वो ढांचा या स्कैफोल्ड है जिस पर उसके सेल्स लगे हुए हैं। जब हम उन सेल्स को पूरी तरह वॉश आउट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक स्कैफोल्ड बचेगा जिस पर सेल्स को रिपॉपुलेट करके हम एक नया ऑर्गन बना सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये स्कैफोल्ड ही सेल्स को बताता है कि आपस में कैसे जुड़ें जिससे एक दिल बन जाए। जब आप एक डीसेल्यूलराइज्ड दिल में नए सेल्स लगाते हैं तो क्या होता है? ये एक मॉडर्न चमत्कार। आज हर ऑर्गन के रिप्लेसमेंट के साथ ऑर्गन रिजेक्शन की एक नई डरावनी संभावना रहती है, मगर डोरिस के रिप्लेसमेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनीज और लिवर्स हर किसी के शरीर के लिए टेलर मेड होते हैं। जैसे अगर हम एक पिग के एक ऑर्गन के सभी सेल्स निकालकर उसमें आपके स्टेम सेल्स डाल दें तो एक ऐसा ऑर्गन बनेगा जो आपको मैच करेगा। अगर डोरिस और उनकी टीम मुर्दों के दिल और लिवर फिर से जिंदा कर सकती है तो क्या वो इंसानी दिमाग को भी रीएनिमेट कर सकती हैं? अब सवाल ये है कि क्या हम न्यूरॉन्स और जिलियल सेल्स का एक क्लस्टर और बाकी सब भी बना सकते हैं जो दिमाग या दिमाग का एक ही हिस्सा दिखाई दे। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमारे पास आपको और आपकी पर्सनालिटी को रीसेट करने का कोई तरीका नहीं है। इस बात की संभावना ज्यादा है कि यह टेक्नोलॉजी दिमाग के डैमेज्ड पार्ट्स को रिप्लेस करने के काम आएगी, या शायद ये दिमाग को बाकी के शरीर के मुकाबले ज्यादा समय तक जिंदा रखे। पर क्या हम इससे आगे जा पाएंगे? क्या हमारे मरने के बाद हमारे दिमाग सेहतमंद डोनर बॉडीज में ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे? मेरे ख्याल में ब्रेन ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसी व्यक्ति के शरीर से निकालते समय उसके दिमाग को जिंदा कैसे रखा जाए, वो भी उसके किसी भी कनेक्शन को नुकसान पहुंचाए बिना जो उस दूसरे व्यक्ति में जोड़े जाने हैं जिसमें उस दिमाग को ट्रांसप्लांट करना हो, क्योंकि दिल से अलग दिमाग में सिर्फ ब्लड सप्लाई को ही नहीं जोड़ा जाता, उसे स्पाइनल कॉर्ड से भी जोड़ना होता है और सभी नर्व से भी। मैं ये सब कुछ एक वक्त में तय करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो भी इस तरह से कि उसके सभी फंक्शन सही तौर पर काम करें। पर क्या वाकई हमें फिजिकल ब्रेन्स की जरूरत है? रिजरेक्शन में सबसे जरूरी है हमारे माइंड के कंटेंट्स को रिस्टोर करना जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी हमारे दिमागों के कॉपी होने की संभावना बढ़ जाएगी। हो सकता है मरे हुए लोगों को जिंदा करना सिर्फ जीरोस और वंस को कंबाइन करने वाली बात हो। हमारी जिंदगियां लगातार टेक्नोलॉजी द्वारा मॉनिटर की जाती हैं। हम लगभग जो कुछ भी करते हैं वो एक डिजिटल ट्रेल छोड़ देता है। जानकारी की यह विशाल लाइब्रेरी हो सकता है हमारे मरने के काफी समय बाद भी एग्जिस्ट करे। अगर हम जिंदगी भर के इन डिजिटल फुटप्रिंट्स को जमा कर लें तो क्या हम किसी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हैं? ये स्टूडेंट्स शायद मुर्दों से जिंदा हुए पहले इंसान हैं। ये खुद को एक्सट्रीम लाइफ व्लॉगर्स कहते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस को डिजिटली आर्काइव कर रहे हैं। ये जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जहां पर भी जाते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, जितनी तेजी से इनके दिल धड़कते हैं, यहां तक कि इन्हें कितना पसीना आता है, वो सब डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी में मौजूद हार्ड ड्राइव्स पर रिकॉर्ड होता रहता है। और ये सब सर्च इंजन स्पेशलिस्ट कैथल गरिन के दिमाग की उपज है। कैथल 5.5 साल से अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड करते आ रहे हैं। अब तक वो
85 लाख इमेजेस और सेंसर रीडिंग्स जमा कर चुके हैं। ये मेरे एक आमदन का रिकॉर्ड है, जैसा मैंने 10 नवंबर को बताया था। आप खुद देख सकते हैं कि उस दिन मैंने क्या किया था। मैं सुबह सोकर उठा, नाश्ता बनाया, अपने ऑफिस गया और लगभग पूरा दिन काम करता रहा सिवाय एक कॉफी ब्रेक के। फिर रात को एक रेस्टोरेंट होते हुए ड्राइव करके घर चला गया। ये सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दिन इसने करीब 3000 तस्वीरें ली और उन्हें समराइज करके करीब 30 तस्वीरों के एक कलेक्शन में बदल दिया। कैथल एक ऑक्सिलरी मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं जिसे उनकी बायोलॉजिकल मेमोरी के उनका साथ न देने पर सर्च किया जा सकता है, और जो एक ऐसे मीडियम में प्रिजर्व की जाती है जो इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। आपके पास्ट के इस तरह के डेटा यानी लाइफ लॉग से आपको अपनी मेमोरी द्वारा की गई गलतियां साफ दिखाई देने लगती हैं। आपका लाइफ लॉग ये जानने में आपकी मदद करता है कि आपके साथ असल में क्या क्या हुआ था। वो नहीं जो आपकी मेमोरी आपको बताती है, बल्कि वो जो वाकई हुआ था। क्योंकि जैसा कि हमारी रिसर्च से साबित होता है, आपकी बायोलॉजिकल मेमोरी में तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस ऑक्सिलरी मेमोरी में नहीं। जिस किसी ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वक्त बिताया है जानता है कि लाइफ लॉगिंग का एक बेसिक फॉर्म अभी से करोड़ों लोगों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, जो अपने छोटे से छोटे थॉट को भी लोगों के साथ शेयर करने के लिए बेताब रहते हैं। अंदाजा है कि आज लोग सिर्फ 2 दिन में ही इतना डेटा जनरेट कर देते हैं जो सन 2003 तक के पूरे इतिहास में नहीं किया गया था, और लगता है कि डेटा का यह बहाव भविष्य में इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। एक्सट्रीम लाइफ लॉगिंग नई इमेजरी और डेटा के एक विशाल भंडार को इंटरनेट पर पहले से बहती जानकारी की महानदी में जोड़कर उसमें एक उफान सा ले आएगी। आमतौर पर हम एक व्यक्ति से एक साल में करीब 10 लाख फोटोज कैप्चर करेंगे, जो किसी भी सर्च इंजन के लिए एक बहुत ही बड़ा डेटा सेट है और लाइफ लॉगिंग की एक बड़ी दिक्कत भी, जिसे हमें रिसर्च में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साल में एक ही व्यक्ति की 10 लाख फोटोग्राफ्स को हैंडल करना और इस हिसाब से सभी लोगों की सैकड़ों करोड़ सेंसर वैल्यूज को समझकर ऑर्गेनाइज करना और उनके इतने बड़े डेटा सेट को इस लायक बनाना कि वो उसमें झांक कर आसानी से उसका इस्तेमाल कर सके, बहुत ही बड़ा काम है। अभी हम लाइफ लॉगिंग की एक बहुत ही शुरुआती स्टेज पर हैं। अभी तो हम भी मोबाइल फोन्स द्वारा डेटा जमा करते हैं, पर हम इससे भी कहीं आगे जा सकते हैं। हम छोटे छोटे कैमरे बनाकर आपके चश्मे में लगा सकते हैं ताकि वो हर उस जगह को देखे जिस जिस जगह पर आपका सिर घूमता हो और वहीं की फोटोज खींचे। वैसे आमतौर पर कैमरास बाहर की ओर देखते हैं, पर अगर हम एक छोटे से कैमरे को आपकी तरफ मोड़ दें ताकि वो सीधा आपकी आंखों में देखे, तो ये भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि आप किसी पोस्टर को देख रहे हैं या सड़क पर चलते किसी आदमी को। आपकी ओर देखते कैमरे द्वारा इस सब को आइडेंटिफाई करके हम ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाना शुरू कर सकते हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव डिजिटल मेमोरी यानी लाइफ लॉग बना सके। इससे हमें और भी बेहतर क्वालिटी की डिजिटल मेमोरी बनाने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि जिस चीज को हम असल में देखते हैं और ज्यादा समय तक देखते रहते हैं, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कैथल और उनके स्टूडेंट्स अपनी पूरी जिंदगी के अनुभवों के बैकअप ड्राइव्स तैयार कर रहे हैं, यानी माइंड के ब्लैक बॉक्सेस। हो सकता है एक दिन हम सबके पास भी इस तरह पर्सनल लाइफ रिकॉर्डर्स हों जो शुरू में तो हमारी मेमोरीज को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे सर्वाइवर्स हमारे ब्लैक बॉक्सेस को लेकर उन्हें अपलोडिंग के लिए भी दे सकते हैं। बुनियादी तौर पर हमें मेमोरी डिफाइन करती है। हमारी पर्सनालिटी हमारी यादों और जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। ऐसे सभी डेटा जमा करके उम्मीद है हम भविष्य में किसी की भी पर्सनालिटी को डिजिटल मेमोरी में रिक्रिएट कर लेंगे, और ये भी कि वो एनवायरनमेंट के कुछ स्टिमुलस और लोगों के साथ अपने इंटरैक्शंस की ओर कैसे रिएक्ट करता है। फिर अपने आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स और सर्च इंजन्स को एनहांस करते हुए डिजिटल मेमोरी के उस डेटा की मदद से हम उसकी पर्सनालिटी की एक काफी अच्छी तस्वीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें माइंड की कोई परफेक्ट इमेजेस तो नहीं बनेंगी, पर वो चीजें जरूर रिफ्लेक्ट होंगी जिनकी ओर हमारे माइंड्स आकर्षित होते हैं। एक कंप्यूटर एल्गोरिथम हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स को छांटेगा और हमारे अनुभवों के आधार पर हमारी पर्सनालिटी का अनुमान लगा देगा। हो सकता है कैथल का रेजरेक्शन का तरीका हमसे मिलते जुलते एक व्यक्ति को जिंदा कर दे, पर क्या हमारे भीतरी व्यक्ति को हूबहू रिक्रिएट करने का कोई तरीका है? इस व्यक्ति के अनुसार हाँ,
बस जरूरत है तो सिर्फ सही औजारों की। आपका माइंड आपके दिमाग के लगभग 100 लाख करोड़ न्यूरल कनेक्शंस की उपज है। ये डिस्क पैटर्न आप है और आपके दिमाग के साथ ही आप भी मर जाते हैं। पर अगर आप अपने माइंड के कंटेंट्स को अपने दिमाग से अलग कर पाएं, अगर आप अपनी पर्सनालिटी के एसेंस को अपने दिमाग की नाजुक बायोलॉजी से बाहर निकालकर एक दूसरे के शरीर में डाल पाएं, तो दोबारा जी सकते हैं। वैसे तो केन हेवर्ट मैसाचुसेट्स की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंटिस्ट है, पर अपने खाली वक्त में ब्रेन प्रिजर्वेशन फाउंडेशन चलाते हैं, जो हमारी मौत के बाद हमारे माइंड्स को रिजरेक्ट करने के तरीके ढूंढ रही है। मैं भविष्य को देखना चाहता हूँ और मौत मुझे रोक रही है, पर अगर हम अपने दिमाग को प्रिजर्व और मैप कर सकें तो वहां पहुंच सकते हैं। हमारे दिमाग की वायरिंग ट्रेन के इस ट्रैक की तरह है। इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे दिमाग की तारें इस टॉय ट्रैक से सैकड़ों करोड़ गुना लंबी हैं, और अगर हम अपने दिमाग के स्विचिंग पॉइंट्स को गिने तो वो सैकड़ों लाख करोड़ होंगे। इंसानी दिमाग की तारों और स्विचों के सेट को हम कनेक्टम कहते हैं। कनेक्टम हमारी कुल मेमोरी का आधार भी है और हमारे थॉट्स और कॉन्शियसनेस को जनरेट भी करता है। अगर हम लाखों करोड़ों कनेक्शंस के इस सेट को कॉपी कर सकें तो शरीर के मरने के बाद भी हम उसे रिक्रिएट कर पाएंगे। केन के मुताबिक कनेक्टम में मौजूद पूरी जानकारी को रेस्क्यू करने के लिए जरूरी है कि हम दिमाग को एक कंप्यूटर मानकर चलें। ये एक डेड कंप्यूटर है और बहुत पुराना भी। इसका मदरबोर्ड जल चुका है और मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि मेरी शादी के सब फोटोग्राफ्स और मेरी पीएचडी की सभी थीसिस इसी कंप्यूटर में स्टोर हैं, जिसे मैं कबाड़ में फेंकने वाला हूं। तो क्या मैं सारा डेटा हमेशा के लिए खो दूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही वो सारा डेटा डिजिटली इस हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया है और मैं उस डेटा को एक दूसरी हार्ड ड्राइव पर कॉपी कर सकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूरोसाइंस के मुताबिक हम बुनियादी तौर पर वो डिजिटल इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग के सिनेप्टिक कनेक्शंस में स्टोर की गई हैं। अगर हम अपने मरने के बाद उस दिमाग को प्रिजर्व कर लें तो हमें यूनिक बनाने वाली वो सारी इंफॉर्मेशन, हमारी वो सारी यादें नष्ट नहीं होंगी, बल्कि उन्हें ठीक उसी तरह वापस लाया जा सकता है जिस तरह हम पुरानी हार्ड ड्राइव पर स्टोर की गई डिजिटल इंफॉर्मेशन को नए कंप्यूटर में डालकर वापस लाते हैं। सॉफ्टवेयर को फिजिकली हार्ड ड्राइव पर लिखा जाता है। उस ड्राइव की एग्जैक्ट कॉपी बनाने पर उसमें मौजूद जानकारी की एग्जैक्ट कॉपी मिल जाती है। केन मानते हैं कि दिमाग की पूरी जानकारी को भी कॉपी करके स्टोर कर सकते हैं। अपने कनेक्टम के लाखों करोड़ न्यूरल कनेक्शंस को प्रिजर्व करने के लिए आपको सिर्फ अपने दिमाग के हार्डवेयर को कॉपी करना होगा, पर एक एक स्लाइस करके। केन की ब्रेन स्कैनिंग असेंबली लाइन इस तरह काम करेगी कि किसी व्यक्ति की मौत के वक्त वो उसके दिमाग को निकालकर प्लास्टिक में प्रिजर्व कर लेंगे, फिर उस दिमाग को एक गरम डायमंड नाइफ द्वारा माइक्रोन क्यूब्स में स्लाइस कर लेंगे, जो एक इंसानी बाल से 40,000 गुना पतले होंगे। फिर इन बहुत ही बारीक स्लाइसेस को 1000 गुना और पतला करके आयन बीम्स द्वारा स्कैन किया जाएगा। इस प्रोसेस को करोड़ों बार दोहराया जाएगा जब तक कि पूरा दिमाग डिजिटाइज न हो जाए। ये टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है। हम पहले से ही न्यूरल टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों को इसी अल्टीमेट रेजोल्यूशन पर मैप करते हैं। ये रेजोल्यूशन इतना हाई होता है कि हम न सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस देख सकते हैं, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और टाइप को भी डिटरमिन कर सकते हैं। एक बार हम इंसानी दिमाग को मैप करने के काबिल हो जाएं और हमें ये भी पता चल जाए कि वो हमारे दिमाग को कैसे जनरेट करता है, तो हम उस दिमाग को एक कंप्यूटर सबस्ट्रेट में सिमुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे।
फिर हम उस दिमाग के मालिक उस व्यक्ति को कंप्यूटर सिमुलेशन के भीतर फिर से जिंदा कर सकते हैं। आज इंसानी माइंड को मैप करने के लिए अपोलो साइज के एक बहुत ही महंगे प्रोजेक्ट की जरूरत होगी, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी हालात बदलते रहेंगे। आज जहां एक पूरे इंसानी दिमाग को मैप करने के लिए हजारों करोड़ डॉलर्स चाहिए, वहीं 100 साल बाद ये काम कुछ हजार डॉलर्स में हो जाएगा। जो भी आज से सिर्फ 100 साल बाद की उस टेक्नोलॉजी का इंतजार करना चाहता है, वो अपने दिमाग को प्रिजर्व करवा के रख सकता है। उस भविष्य की कल्पना कीजिए जिसमें हर हॉस्पिटल आपके मरते ही आपके दिमाग को प्रिजर्व करने के लिए पूरी तरह इक्विप्ड होगा, जहां हजारों दिमागों को स्लाइस और स्कैन करके मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने की तैयारी चल रही होगी। इस इंसानी दिमाग को अगले करीब 100 साल तक प्रिजर्व किया जाएगा। फिर यहाँ से निकालकर स्लाइस और इमेज करेंगे और फिर एक कंप्यूटर सिमुलेशन में डाउनलोड करके उस व्यक्ति को जिंदा कर देंगे और उसे लगेगा जैसे वो एक लंबी नींद से जागा हो। अगर हम अपनी डिजिटल कॉपीज के तौर पर जिंदा हो भी गए तो क्या होगा? एक कंप्यूटर प्रोग्राम के नाते हमारी जिंदगी कैसी होगी? हम एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करेंगे? क्या हम फिजिकल सेंसेशन के बिना जिंदा रहना बर्दाश्त कर पाएंगे? एक दिमाग को वापस जिंदा करके बिना टांगों, बाहों, आंखों वगैरह के एक कंप्यूटर में छोड़ देना मौत से भी बुरा अनुभव होगा। माइंड को सिर्फ रिजरेक्ट करना शायद काफी ना हो, क्योंकि फिर से जिंदा होकर हम दुनिया को देखना चाहेंगे, उन लोगों को छूना चाहेंगे जिन्हें हम प्यार करते हैं। एक माइंड को बायोलॉजिकल शरीर में रेस्टोर करना वो चुनौती है जिसे पार करना मुश्किल लगता है। पर एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो ये है कि हम अपने रिजरेक्टेड माइंड्स के लिए नए शरीर बनाने लगें, रोबोट शरीर, जैसे कि ये। एक दिन हम अपने माइंड्स को प्रिजर्व तो कर लेंगे, पर शरीरों के बिना हमारा रिजरेक्शन अधूरा ही रह जाएगा। हमें नाजुक से केमिकल्स बैग्स नहीं, अपने शरीरों के परफेक्ट रेप्लिकास चाहिए जो कभी बूढ़े न हो और नियमित रूप से अपग्रेड हो सकें। वो रोबोट वेसल्स जो हमारे डिजिटाइज्ड माइंड्स को कैरी कर सके। पर कैसे? जापान में रोबोट्स रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हैं। उनमें से ज्यादातर फैक्ट्रीज में काम करते हैं और उन मशीनों से ज्यादा अलग नहीं दिखते जिन्हें वो बनाते हैं। पर जापान उन एंड्रॉइड्स को बनाने में भी दुनिया में सबसे आगे है जो इंसान और मशीन के ठीक बीच की लाइन पर खड़े हैं। अगर हिरोशी शिगुरो का बस चला तो भविष्य की दुनिया ऐसे रेप्लिकेंट से भरी होगी जो इतने रियलिस्टिक दिखाई देंगे कि असली और नकली इंसानों में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ एंड्रॉयड या रोबोट बनाना नहीं है, बल्कि सच बात तो ये है कि मेरी दिलचस्पी खुद इंसान में है और मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि इंसान क्या है। मेरे पास कुछ आइडियाज थे कि इंसानों और रोबोट्स के बीच इंटरेक्शन के खास फैक्टर्स क्या हैं। फिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना कुछ मिनिमल इंसान बनाऊं। इन एल्फॉइड रोबोट्स में इंसानों के गुण कम से कम हैं, फिर भी लोग इनसे रिलेट कर लेते हैं। भविष्य में हो सकता है कि ये आपकी रोबोट बॉडी के लो बजट ऑप्शंस हो। ये बहुत ही सिंपल है पर काम चल जाता है। हिरोशी ने बुनियादी तौर पर अपना ही एक रोबोट वर्जन बनाया है। जैसे जैसे उनका हार्डवेयर सुधरता जाएगा, उनके एंड्रॉइड्स असली लोगों जैसे लगने लगेंगे। जेमिनॉइड एफ इतनी असली लगती है कि स्टेज के नाटकों में परफॉर्म कर चुकी है, पर उसका इन्वेंटर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। वो काफी नहीं है, हम और सुधार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे ऐसे एक्सप्रेशंस दे सकते हैं जो इंसानों से और मिलते हों, और कोशिश करें तो ऐसा हो भी जाएगा। ये जिंदा किए गए मुर्दों का भविष्य हो सकता है, सड़ती हुई लाशें नहीं बल्कि स्मूथ सिलिकॉन फ्लैश वाले रोबोट्स जो हमारे लंबे समय से मरे हुए प्रियजनों के माइंड्स रखते हैं।
एक दिन हम एक पूरे शरीर को मशीन के साथ बदल देंगे। फिर हम देखेंगे कि इंसान का आखिरी पार्ट कौन सा है। वो दिन दूर नहीं जब हमें कभी भी अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। पर कैसा लगेगा जब आप अपनी नानी या दादी को एक सिंथेटिक शरीर में फिर से देखेंगे? क्या वो वही औरत होगी जिसे आप जानते थे? जब तक ये होता नहीं, हम नहीं जान पाएंगे। हो सकता है एक दिन मानव जाति नए और अनजान एथनिक ग्रुप से भरी हो। यह भी हो सकता है कि आपके पड़ोसी रोबोटिक अनडेड हो। तब समाज में सबसे बड़ा डिवाइड यह होगा कि कौन इस दुनिया में पहली बार जी रहा है और कौन दूसरी बार जी रहा है और कौन 5वीं बार।